हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो टाउन प्लानर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, जो कि लेटेस्ट पेपर हुआ था, आरपीएससी द्वारा लिया गया था। 16 जून 2023 को लिया गया। ठीक है, ज़्यादा नहीं, अभी 2-3 महीने पुराना ही आपका पेपर है। उससे आपको आरपीएससी जो कि नवीनतम पैटर्न पर आधारित सवाल कैसे बना रही है आपको देखने के मिलेंगे। इसके अलावा इस पेपर में आपको काफ़ी सारे ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे जो फर्स्ट टाइम बने हैं। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे ज़रूर कमेंट करें। आप जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं कि आप कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है और आपकी तैयारी का क्या शेड्यूल चल रहा है अभी, तो आप ज़रूर हमें बताएं। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर गाइस, सीधा ही देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, ये आपको बताना है। तो देखते इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन सर्वपल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनलाल सुखाड़िया। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? इसका जो राइट आंसर होने वाला कौन सा होने वाला, तो बिल्कुल आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। देखो, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 7 चरणों में हुआ, आपको याद रखना। ठीक है, पहले चरण का जो उद्घाटन किया था गाडगिल द्वारा, एनवी गाडगिल। दूसरा चरण का एनवी गाडगिल। तीसरे चरण का जवाहरलाल नेहरू। और चौथे चरण का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था, तो आपको याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आपका किया गया है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो बात की गई 30 मार्च 1949 को चौथे चरण की ही बात की जा रही है आपके सामने। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, चौथे चरण के अंदर कितनी रियासतों का विलय हुआ था, आपको याद रखना 4 रियासतों का। जय 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 बी, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, मैं आपको आज एकीकरण से रिलेटेड ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सुनो, राजस्थान का जो एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, लिनलिथगो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया, लिनलिथगो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लिनलिथगो। बिल्कुल आपको याद रखना कब किया गया ये प्रयास, तो आपको याद रखना 1940 के अंदर। ठीक है, 1940 के अंदर सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण का जो प्रयास किया गया था जनरल लिनलिथगो के द्वारा किया गया था। इसके अलावा मैं और फैक्टों की बात कर लेता हूं। तो देखो, शानदार फैक्ट मैं आपसे शेयर करने वाला, आप नोट्स जरूर बनाइएगा, आपको जरूर एग्जाम्स में फायदा होगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, टोंक और जोधपुर रियासत ये राजस्थान में नहीं मिलने चाहती थी। ठीक है, सवाल सीधा पूछा जा सकता है एकीकरण के समय कितनी ऐसी रियासतें थी जो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। ठीक है, और कितनी ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। शानदार सवाल है कि नहीं, बिल्कुल है ना। तो देखो, 2 रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, एक तो आपकी टोंक, दूसरा आपकी जोधपुर। राजस्थान की ये 2 रियासतें थी जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी। इसके अलावा कुछ ऐसी रियासतें हैं जो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। इसके अलावा 2 रियासतें थी ऐसी जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर और डूंगरपुर ये राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। ठीक है, टोटल 6 रियासतें ऐसी थी जो राजस्थान के साथ मिलना नहीं चाहती थी, जिसमें से मैंने आपको बताया 2 रियासतें टोंक और जोधपुर ये पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर ये राजस्थान को छोड़ के अन्य राज्य से मिलना चाहती थी। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो देखो, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा के जो महारावल थे चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। कई बार ये सवाल पूछा गया। ठीक है, कभी तो ये कथन दे के पूछ लिया जाता कथन किसका है,
कभी ये पूछ लिया जाता है कि मारावल चंद्रवीर का संबंध कौन से रियासत से था, तो ये बांसवाड़ा से था। ठीक है, तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना आपको। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, जोधपुर के जो महाराजा थे उस समय कौन थे? हनुमंत सिंह थे, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने दिल्ली गए थे उस समय। तो वीपी मेनन हनुमंत सिंह को दिल्ली में बहाने से वॉइसराय भवन में माउंट बैटन के पास ले गए, जहाँ मजबूरन उन्हें राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। यानी हनुमंत सिंह जो मिलना जा रहे थे वो किससे? मोहम्मद अली जिन्ना से, और वो पाकिस्तान में शामिल होने जा रहे थे। लेकिन वीपी मेनन ने क्या करा? उनको बहाने से वॉइसराय भवन माउंट बैटन के पास ले गए और वही उनको मजबूर करके फिर राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। इसके अलावा देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैं बात कर लेता हूँ। अलवर रियासत का संबंध महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ था एकीकरण के समय, क्योंकि महात्मा गांधी जी की जो हत्या हुई थी 1948 में हुई थी ना। तो अलवर रियासत के उस समय जो शासक थे तेज सिंह के जो दीवान थे नारायण भास्कर खरे यानी NB खरे, महात्मा गांधी की हत्या के कुछ दिन पूर्व ही नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी परचूरे को अलवर में शरण दी थी। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में अलवर के शासक तेज सिंह और दीवान MB खरे को दिल्ली में नजरबंद करके रखा गया था। अलवर रियासत ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया था। इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है एग्जाम में, राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं मनाया था? तो आपका उत्तर होगा अलवर। आपका उत्तर क्या होगा? अलवर, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं अन्य फैक्ट पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो अलवर, भरतपुर और धौलपुर रियासतें एकीकरण के समय भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। कौन कौन सी रियासत? वापस 3 रियासत, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। ये रियासतें एकीकरण के समय भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, यानी यूपी के अंदर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखो 1971 की बात है। 1971 में जो राजाओं को जो प्रीवी पर्स दिया जाता था ना, वो 26वें संविधान संशोधन में राजाओं को मिलने वाले प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। सवाल पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा प्रीवी पर्स जो मिलता था वो मेवाड़ के महाराणा, किसे मिलता था? मेवाड़ के महाराणा को मिलता था। बिल्कुल आपको याद रखना है। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नरसंहार हुआ था जिसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भीषण बताया था? ठीक है, तो इसका जो उत्तर देखते हैं अपन, कौन सा सही होने वाला? नीमूचना, मेवाड़, जयपुर और उदयपुर। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, नीमूचना। किसे बताया था? नीमूचना के बारे में बताया था। अब थोड़ा सा मैं नीमूचना किसान आंदोलन के बारे में बात कर लेता हूँ। नीमूचना, देखो अलवर किसान आंदोलन में जो हुआ था नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको याद रखना 14 मई। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। 1925 आपको याद रखना, 1925 को। ये तिथि कई बार एग्जाम्स में आपकी पूछी गई। और 31 मई 1925 को नीमूचना हत्याकांड तरुण राजस्थान समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सवाल सीधा पूछा जा सकता है कि नीमूचना हत्याकांड कौन से अखबार में प्रकाशित हुआ था? तो आपको याद रखना कौन से अखबार में हुआ था। तो ये आपके तरुण राजस्थान समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। नीमूचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने दोहरी डाहिरशाही और जलियांवाले बाग हत्याकांड से भी अधिक बुरा बताया था। अलवर में जो है 80% भूमि तो खालसा के अंतर्गत थी, जबकि 20% भूमि ही जागीरदारों के नियंत्रण में थी। अलवर में अधिकांश किसानों को खालसा क्षेत्रों में स्थायी भू राजस्व के अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें विश्वेदारी के नाम से जाना जाता था। अलवर में भू राजस्व की सबसे गलत पद्धति यानी इजारा पद्धति भी लागू थी, जिसके तहत ऊंची बोली बोलने वालों को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दे दी जाती थी। 1876 की बात है, 1876 ब्रिटिश पद्धति पर अलवर पर पहला भूमि बंदोबस्त किया गया था। नीमूचना किसान आंदोलन में अलवर में हुआ और नीमूचना गांव वर्तमान में अलवर जिले की बानसूर तहसील में पड़ता है। कौन सी तहसील में पड़ता है? बानसूर तहसील में आपका पड़ता है।
ठीक है, आपको याद रखना। इसके अलावा 1923 में अलवर के जो शासक थे जयसिंह के द्वारा किसानों पर लाग कर लगाए जाने के कारण इस आंदोलन की आपकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नीमुचना गांव में किसान रघुनाथ की पुत्री सीता देवी 14 मई 1925 को नीमुचना गांव में महिलाओं का नेतृत्व करते हुए किसानों को ललकार रही थी कि हम किसी भी हालत में ठिकाने को अधिक लगान नहीं देंगे, ठिकानेदार को अधिक लगान नहीं देंगे। और 1924 में नीमुचना आंदोलन की समस्या को माधव सिंह और गोविंद सिंह ने पुकार नामक पुस्तक के माध्यम से उठाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। 14 मई 1925 ईस्वी को लगभग कितने 800 किसान नीमुचना में इकट्ठे हुए, जिन पर अंग्रेजी कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चला दी, जिसमें लगभग 100 लोग शहीद हुए, संपूर्ण गांव को राख हो गया। छज्जू सिंह को इसीलिए राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। और महात्मा गांधी ने पत्रिका यानी यंग इंडिया, जिसमें नीमुचना कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। ठीक है, तो ये सारे जो है आपको याद रखना है। इतने सारे फैक्ट मैंने आपको नीमुचना आंदोलन से बताए, सारे आपके एग्जाम में बनने वाले फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सीता देवी का संबंध कहाँ से है, तो अलवर रियासत से था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियां थी, आपको याद रखना है। तो कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी थी? देखो 6 छावनियों के नाम आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी नसीराबाद, दूसरी आपकी ब्यावर, तीसरी आपकी नीमच, चौथी आपकी देवली, पांचवी आपकी खेरवाड़ा, छठी आपकी एरिनपुरा। वापस से बताता हूँ, नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, देवली, खेरवाड़ा और एरिनपुरा, ये 6 छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी भाई? 6 छावनियाँ बिल्कुल आपको याद रखनी है। इसके अलावा थोड़ी सी मैं अगर इस पर चर्चा कर लेता हूँ 1857 की क्रांति पर, देखो करौली की अधीनता स्वीकार करने वाली सबसे प्रथम रियासत आपकी, अंग्रेजों की जो अधीनता स्वीकार करने वाली थी वो करौली प्रथम रियासत थी। ठीक है, और 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी था वो सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, और एजीजी का मुख्यालय अजमेर में था। राजस्थान का पहला एजीजी जनरल लॉकेट था। ठीक है, मिस्टर लॉकेट या जनरल लॉकेट। आप 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था वो चर्बी वाले कारतूस थे। कौन से? चर्बी वाले कारतूस। और 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल का फूल और रोटी थी। और 31 मई 1857 के विद्रोह की योजना आपकी बनाई गई थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसका नेतृत्व जो किया था वो बहादुर शाह जफर यानी अंतिम मुगल शासक जो कि दिल्ली में थे, उन्होंने इनका नेतृत्व किया था। किसका? 1857 की क्रांति का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो बिल्कुल आपको याद रखना ये गिरी दुर्ग है आपका। कौन सा दुर्ग है? गिरी दुर्ग। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो तारागढ़ दुर्ग के बारे में थोड़े से मैं फैक्ट की बात कर लूँ तो अजमेर जिले में इस गिरी दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय पाल ने तारागढ़ पर्वत पर बीटली पहाड़ी पर करवाया था, इसलिए इसे गट बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। इसी दुर्ग की तलहटी पे चौहान शासक अजय राज ने 1113 में अजमेर शहर बसाया था। देखो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण तो 7वीं सदी में हो गया, लेकिन अजमेर शहर का जो निर्माण हुआ वो 1113 में हुआ। ठीक है, आपको याद रखना। अजय राज चौहान ने अजमेर बसाया, जबकि अजय पाल ने आपका क्या बताया? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मेवाड़ के राणा रायमल के जो पुत्र थे पृथ्वीराज ने इस दुर्ग के कुछ भाग बनवाए और अपनी वीरांगना जो पत्नी थी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ कर दिया। तारागढ़ के भीतर अगर अपन चलते हैं तो देखो एक तो मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह भी देखने को मिलती है। इसके अलावा तारागढ़ के जो प्रथम गवर्नर थे मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह या मज़ार आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा घोड़े की मज़ार भी आपको देखने को मिलती है। और इसी पहाड़ी के ठीक नीचे की बात कर लो तो एक प्राचीन गुफा जिसे शीश खाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीश खाना, जिससे अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान फाय सागर के निकट चामुंडा माता के मंदिर की पहाड़ियों पर दर्शन हेतु जाया करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कौन सी गुफा? शीश खाना। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये आपकी पहाड़ी है,
ये पहाड़ी है, पहाड़ी से इतनी दूर 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 या एक और पहाड़ियाँ बनी हुई है। इस पहाड़ियों के शरण के अंदर यह आपका चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ, ठीक है। यह आपका बिल्कुल अजमेर के निकट ही, रेलवे स्टेशन से बिल्कुल निकट पे बना हुआ आपका तारागढ़। इससे थोड़ी सी दूर फाई सागर आता है, ठीक है। ये आना सागर झील के किनारे बना हुआ, ये फाई सागर झील के किनारे से। यह एक शीश खाना गुफी थी। यहाँ इस गुफा से होकर जो आपके सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे वो चामुंडा माता के मंदिर में जाया करते थे। बिल्कुल आपको याद रखना, गुफा के जरिए से पहाड़ी के अंदर एक गुफा बनी हुई शानदार, उसे शीश खाना कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में शहजादा दारा सिकोह को इसी दुर्ग में आश्रय मिला था और इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। और अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल मध्य में होने के कारण इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है और राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, राजपुताना की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं और फैक्टों की बात कर लूँ तो देखो, एक इतिहासकार हुए थे, उनका नाम था हरविलास शारदा, ठीक है। उन्होंने इस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरी दुर्ग भी बताया है, ठीक है। इसके अलावा बात कर ले तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है ना, 1832 में से सैनिकों के लिए आरोग्य सदन में परिवर्तित भी कर दिया था तारागढ़ को, ठीक है। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने पानी की व्यवस्था तो हफ्ज जमाल यानी चीर चश्म नामक का निर्माण भी करवाया था। राव मालदेव ने अजमेर दुर्ग के किले के ऊपर अरहट से पानी निकालने का प्रबंध भी करवाया था। तारागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वारों की बात कर लो तो विजय पोल, लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाजा, भवानी पोल, हाथी पोल, अरकोट दरवाजा, बड़ा दरवाजा। और इस दुर्ग के अंदर प्राचीन बुर्जे भी रखी हुई है, 14 बुर्जे रखी हुई है, जिसमें से इंपॉर्टेंट जैसे गुगड़ी, इमली, नकारची, बांद्रा, फतेह बुर्ज और घूंघट बुर्ज प्रमुख बुर्जे है। सवाल बुर्जों से बना हुआ, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा यह नाना साहब का जालरा, इब्राहिम साहब का जालरा और बड़ा जालरा या स्थित है। जालरू से भी आपका सवाल एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज़रूर अपने नोट्स में ऐड करें और अपने मित्रों से शेयर भी करें। तारागढ़ पहाड़ी पर राज्य सरकार ने पृथ्वीराज स्मारक का, जो इस पृथ्वीराज स्मारक है, पृथ्वीराज का स्मारक भी स्थापित किया है, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की घोड़े पर सवार प्रतिमा भी बनी हुई है। और इसे दूसरा जिब्राल्टर जो कहा था वो विशप हैबर ने कहा था। किसने कहा था? विशप हैबर ने इसे दूसरा जिब्राल्टर भी कहा था, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, देख सकते हो आप। ये रहा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, दिखने में आसानी हो जाती है। ये लो, देखो इससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूँगा। अभी हाल ही के अंदर देखो सितंबर मंथ की करंट अफेयर के बारे में एक सवाल है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो सितंबर 2023 में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था ना, अपने जयपुर में हुआ था। सीधा सवाल एग्जाम्स में पूछा जाएगा आपको, क्या पूछा जाएगा आपको याद रखना है कि बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ था? तो जयपुर में हुआ था, ठीक है। इसकी डिटेल्स में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जल शक्ति मंत्रालय का जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग 14 से 15 सितंबर 2023 तक जयपुर में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, ठीक है, जो कि कंप्लीट हो चुका। अभी लेटेस्ट हुआ, आज क्या हो गया आपके 18 सितंबर हो गया, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? सेफ सिक्योर डैम्स इंश्योर नेशंस प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई थी। इसके अलावा एक छोटा सा करंट अफेयर है जो भी एग्जाम में बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि सितंबर 2023 में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता था? ये आपके किसने जीता था? तो इसका बिल्कुल आपको याद रखना, परवीन अंजना। किसने जीता था? परवीन अंजना ने जीता था, ठीक है। अब सर ये क्यों बता रहे हो? तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि इनका जो संबंध है ना, परवीन अंजना का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो ये उदयपुर की रहने वाली है, इसलिए राजस्थान का करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इस पर सवाल बनने के पूरे चांसेस है। उदयपुर की परवीन अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया, जिन्होंने अक्टूबर में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना स्थान भी हासिल किया था। अब अपना क्वेश्चन देख लेते अपन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, 2 करंट अफेयर मैंने आपको बताया, एक तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में, दूसरा मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब परवीना अंजना ने जीता, ठीक है। अब अपन अपने सवाल पर आ जाते हैं। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधु राम किस शैली के प्रमुख चित्रकार है, ये आपको बताना है,
तो देख लेते हैं कौन सी शैली के प्रमुख चित्रकार है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बूंदी चित्र शैली। ठीक है, बूंदी चित्र शैली के ये प्रमुख चित्रकार हैं। और बूंदी चित्र शैली जो फेमस है, ये क्यों फेमस है? पशु पक्षियों के चित्रण के लिए आपकी बूंदी चित्र शैली प्रसिद्ध है। और बूंदी चित्र शैली आपके हाड़ौती स्कूल में आती है। कौन से स्कूल में शामिल है? तो बिल्कुल हाड़ौती स्कूल में बूंदी आपकी शामिल है। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, क्योंकि सर्वाधिक बावड़ी आपके कहाँ पड़ती है? तो बूंदी के अंदर ही पड़ती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये सवाल है जो कि फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। अगर पहले किसी पेपर में आया है, आपने देखा हो तो ज़रूर कमेंट करना। मेरे हिसाब से ये फर्स्ट टाइम बना है सवाल। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना, वापस से पक्का रिपीट होगा। या तो RSSB बोर्ड द्वारा पूछा जाएगा, अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा, या फिर वापस RPSC से रिपीट करेगी। तो मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के और लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गढ़ालियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़ालियो। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरेसर गांव में हुई थी? तो 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, अग्नि नृत्य। देश के आध्यात्मिक विचारों को पुस्तक में संकलित किया गया है। एक का शीर्षक मंत्र राज प्रकाश है। तो ये किनका है? तो ये बिल्कुल हरिदास। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक इनकी है, तो हरिदास जी की। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्रों में बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है? तो ये तो बहुत आसान सवाल है। मेवाड़ वाले इलाके के अंदर मेवाड़ी बोली ही बोली जाएगी, वह मारवाड़ी तो बोल नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थानी साहित्य में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम, विजय और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के इतिहास का लेखा जोखा अपने इतिहासकारों से लिखवाकर सजोया है। इस लेखा जोखा वर्णन को डेस कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खयात कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? खयात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर से जयपुर के बीच फैली हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तारागढ़ अजमेर। ठीक है, जो अजमेर से जयपुर के मध्य फैली तारागढ़ चोटी जो कि मध्य अरावली में, इसकी ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 870 मीटर, देलवाड़ा 1442 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर। माही नदी के किनारे कई द्वीपों की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से किसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, बांसवाड़ा को आपका 100 द्वीपों का शहर के नाम से जाना जाता है। किसको? बांसवाड़ा को। ठीक है, जवाई राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो ये जो सवाल आपका बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। वैसे 4 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन इसका डिलीट करने का कारण क्या है ये बिल्कुल पता नहीं चल पाया है। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन जो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? केवल माउंट आबू के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। काली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 12 के अंदर पाई जाती है। काली मिट्टी आपकी पाई जाती है हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती के पठार के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में पाई जाती है। तो उसमें से चारों जिलों में से आपको 12 दिया हुआ है, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी काली मिट्टी को अगर मैं साइंटिफिक भाषा में जो कि वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है उसमें क्या कहा जाता है? तो वर्टिसोल प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है ना, वो आपकी कहाँ पाई जाती है? वो आपके हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। कहाँ? बार बार ये सवाल पूछा गया। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि बार बार ये सवाल पूछा जाता कि वर्टिसोल प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती के पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार में पाई जाती है। हाड़ौती का पठार आपका मालवा के पठार का उत्तरी भाग है।
अब यह थोड़े आपके करंट अफेयर के सवाल आ गए थे, इनको भी देख लेते हैं अपन फटाफट से। नवीनतम करंट अफेयर है, बिल्कुल आपको देखना ही होगा क्योंकि 2023 की करंट अफेयर है, वापस से रिपीट होगी है। 17, निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पहल है जो वास्तविक समय के आधार पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजवायु। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। राजस्थान सरकार ने राज्य में उपजाऊ भूमि के मरुस्थलीकरण को रोककर और उलटकर मिट्टी को बचाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईशा फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को शुरू में वर्षा 1945 में निजी क्षेत्र में डैश के रूप में संस्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो गाइस इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड बीकानेर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वापस से बता रहा हूँ, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को शुरू में वर्ष 1945 में निजी क्षेत्र में के रूप में स्थापित किया गया था। तो बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के रूप में से स्थापित किया गया था। राजस्थान में स्थापित रिको राज्य यानी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम लिमिटेड पार्कों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो कोटा के पास जो राणपुर है ना, ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जब इसके आंसर की जब ये पेपर हुआ था ना, सब इसका उत्तर बता रहे थे, तो इसका उत्तर किसी ने नहीं बताया था क्योंकि इसका उत्तर पता ही नहीं था लोगों को कि क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोटा के पास जो राणपुर है ना, वो सबसे छोटा पार्क है, रिको द्वारा स्थापित है ना। ठीक है, चार है, एक तो अलवर में है आपका, एक आपका गंगानगर में, एक जोधपुर के बोरानाडा में। ठीक है, अलवर में तो मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में बना हुआ है, गंगानगर में उद्योग विहार में बना हुआ है। ठीक है, और बोरानाडा में आपका जोधपुर में बना हुआ है, और कोटा के पास राणपुर में बना हुआ। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? कोटा के पास राणपुर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण प्लस शहर क्षेत्रों के लिए PLFS रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सभी आयु के समूह के लिए प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामान्य स्थिति में PS+SS के अनुसार राजस्थान राज्य में बेरोजगारी दर UR प्रतिशत क्या थी? तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4.8%। ऑप्शन नंबर 2 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जैव ईंधन प्राधिकरण के अनुसार जेट्रोफा के रोपण के लिए उपयुक्त नहीं था? शानदार सवाल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर। ठीक है, अच्छा सवाल है वैसे ही। जैव ईंधन प्राधिकरण के अनुसार जेट्रोफा के रोपण के लिए उपयुक्त नहीं था, तो बिल्कुल चित्तौड़गढ़ तो उपयुक्त है, 12 भी, सिरोही भी, लेकिन जैसलमेर नहीं है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में प्रसिद्ध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का नाम है जिसमें सफेद या ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पैटर्न्स होते हैं? शानदार सवाल पूछा है। ऐसे सवाल वापस से रिपीट होंगे तो बहुत कम बच्चे ही कर पाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांगानेर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी पावर सेक्टर मार्च 2022 पर कार्यकारी सारांश की रिपोर्ट के अनुसार थर्मल श्रेणी यानी गैर नवीनीकरण में राजस्थान निम्न में से किस ऊर्जा के उत्पादन में स्थापित क्षमता सबसे कम है? तो गैस आधारित ऊर्जा सबसे कम है भाई। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में से देश में किस MCDR खनिज के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 100% है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेलेनाइट। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी आधिकारिक G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्क ग्रुप SFWG की बैठक निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित की गई थी? तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर। कहाँ? ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। G20 की मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। G20 के करंट अफेयर को आप अच्छे से रट लेना, यहाँ से आपका पक्का सवाल बनने वाला है एग्जाम के अंदर।
ठीक है, पक्का सवाल आपका यहाँ से ज़रूर आएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। भारत अपने पावर ग्रिड को समुद्र के नीचे केबल के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़ने पर विचार कर रहा है? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की आधारशिला रखी है, जिसमें 247 किलोमीटर खंड राजस्थान में होगा। वह खंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली, दौसा और लालसोट। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व राजस्थान से संबंधित है जिसे फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध कहाँ से है? तो कोटा से है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत पाठ योजनाओं की पहली श्रृंखला शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा गाइस। शानदार करंट अफेयर के सवाल है, वापस से रिपीट होंगे, इनको अच्छे से आपको याद करना ही होगा। हाल ही में APEDA एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय प्रदर्शनी में भाग लिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 लंदन। मार्च 2023 में WHO द्वारा निम्नलिखित में से किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अजरबैजान और तजाकिस्तान। वापस से आपके राजस्थान जीके के सवाल स्टार्ट होने वाले, पूरा करंट अफेयर नहीं है, ठीक है। अब वापस से आपके राजस्थान जीके के सवाल स्टार्ट होने वाले हैं। वर्ष 2023-24 में राजस्थान के बजट घोषणा के अनुसार चिरंजीवी बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर 10 लाख से बढ़ाकर प्रति परिवार कितना कर दिया गया आपको बताना। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख कर दिया गया। कितना? 25 लाख। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यमी प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष तक लागू है जब तक कि भविष्य में कोई और अधिसूचना न दी जाए? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2027। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में महंगाई राहत शिविर के मिशन मोड गतिविधि के अंतर्गत लगभग कितने शिविर कैंप आयोजित किए जाएंगे? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2700 कैंप। कितने? 2700 शिविर आपके आयोजित किए जाएंगे। ये आगे वापस है आपका राजस्थान जीके है ना, हिस्ट्री का सवाल है आपका। निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। कौन से शब्द का? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया था। मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है ये आपको बताना। तो मेवाड़ का जो मुक्तिदाता कहा जाता है वो राणा हमीर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता? राणा हमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता आपका कहा जाता है। किसने अपनी कृति में राव जेतसिर और छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण बताया है? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिट्टू सूजा ने बताया। किसने बताया? बिट्टू सूजा के द्वारा बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना देश की अध्यक्षता में मांगरोल में की गई थी। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित नैनूराम शर्मा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। आखिरी सवाल देखते हैं। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सेठ जमनालाल बजाज, चौधरी यासीन खान, बोजी लंबरदार और विजय सिंह पथिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 चौधरी यासीन खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 का आपका कौन सा राइट आंसर होगा? चौधरी यासीन खान। तो आज के ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। शानदार क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा अभी लेटेस्ट पेपर में आपके पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर एक बार अच्छे से देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस सेशन को। और नए हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो।